ये गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है उसका पार्ट है। हम लोग इसको सीक्वेंस बना रहे हैं सॉल्व करते हुए। हर एक पार्ट में अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग शुरू से बना रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मेरा था फ्लूइड मैकेनिक्स से लेते हुए रेलवे इंजीनियरिंग तक ख़त्म कर चुके हैं। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी सीरीज चल रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे हम। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था, फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो था उसमें 1 से लेकर 50 तक सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में जो था उसमें हम लोग 51 से लेकर के 120 तक सॉल्व किए थे। थर्ड पार्ट हम लोग जो सॉल्व कर चुके हैं वो वन थर्ड पार्ट जो सॉल्व कर चुके हैं 121 से लेकर के 180 तक सॉल्व किए थे। फोर्थ पार्ट में हम लोग 181 से लेकर के 234 तक किए थे, मीन्स 234 तक सॉल्व कर चुके हैं। रेस्ट जो है आगे की ओर, इससे आगे है मीन्स 234 से आगे की जो क्वेश्चन का है उसको सोल्यूशन हम इस पार्ट में देख रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा टू फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ जाएगा 234 से ही शुरू करते हैं फिर से इस बार। तो 234 में देखते हैं क्या कर रहा है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 234 क्या कर रहा है। ये 233 इकोलॉजिकल कितना था, इकोलॉजिकल कौन सा होता है, कंपोस्टिंग होता है। पहले देखे थे 234 क्या करता है। 234 में जो मेरा था जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पाउंडिंग रिजर्वायर क्या होता है। इम्पाउंडिंग जो रिजर्वायर होता है इसका जो मेन पर्पस होता है इम्पाउंडिंग का, टू स्टोर द स्टीम, मीन्स स्टोर करने के लिए होता है, जो कि किसी वाटर को स्टोर करे और इमरजेंसी पीरियड में उसको हम यूज कर सके। तो ड्राई सीजन में जो होता है डिमांड बढ़ जाता है और फ्लो रेट कम जाता है। इस वजह से हम लोग ड्राई सीजन में जो इसका यूज़ किया जाता है। जो इम्पाउंडिंग हो गया, इम्पाउंडिंग का मतलब होता है टू स्टोर। इम्पाउंडिंग का होता है टू स्टोर या होल्डिंग द, होल्ड करके रखना, वाटर को होल्ड करके रखना, स्ट्रीम को होल्ड करके रखना, उसी को इम्पाउंडिंग कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन था एवरेज द एनुअल फ्लो इन द स्ट्रीम इन लोअर देन एवरेज डिमांड। नहीं, द रेट ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम इन ड्राई सीजन इज मोर। ड्राई सीजन में रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है, उस समय इसका यूज करते हैं। ड्राई सीजन में जो होता है रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो कम जाता है, मीन्स रेट ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम इन अ ड्राई सीजन इज लेस देन द डिमांड। तो कह सकते हैं कि ड्राई सीजन में जो रेट ऑफ फ्लो जो है वो कम जाता है, ड्राई सीजन में कम जाता है, उस समय इम्पोर्टिंग रिजर्वायर का यूज किया जाता है। उसी समय इसका मेन पर्पस होता है उसको यूज करने का, उसमें इसका उपयोग करते हैं। दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 234 क्या करा। 234 नंबर क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सेलिनिटी। सेलिनिटी को कौन सा रिड्यूस कर रहा है, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसमें रिड्यूस कर रहा है क्या, सेलिनिटी। सेलिनिटी क्या होता है, सेलिनिटी मेरा होता है सेलिनिटी मेरा होता है क्या, सेलिनिटी में हो रहा है कि वाटर में कितना मेरा साल्ट मिक्स है, वाटर में कितना साल्ट मिक्स है उसी को सेलिनिटी बोलते हैं। तो वाटर में कितना सेलिनिटी मिक्स है उसको साल्ट कितना मिक्स है उसको सेलिनिटी बोलते हैं। तो सेलिनिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं पीपीटी में यूज करते हैं, मीन्स परसेंटेज पर थाउजेंड में इंडिकेट करते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं परसेंटेज पर थाउजेंड, इस तरह से इसको परसेंटेज इंडिकेट करता है, ना कि 100 में इंडिकेट करता है। इसको हमेशा रेफरेंस लिया जाता है 1000 के रेफरेंस में। तो परसेंटेज को हम लोग जो सेलिनिटी का जो परसेंटेज होता है उस तरह से लिखते हैं इसका। तो ये परसेंटेज पूछता है तो इस तरह से इसका इंडिकेट करते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सेलिनिटी किससे रिड्यूस होता है। तो सेलिनिटी रिड्यूस करने के लिए जो मेथड है फ्लश मिक्स एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेलिनिटी रिड्यूस होता है, नहीं इसमें रिड्यूस नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है इसमें मेरा सेलिनिटी रिड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले भी ये क्वेश्चन शायद आया था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में मेरा जो है सेलिनिटी वो रिड्यूस करता है। तो 1, 2 और 3 देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते कौन सा है। 2 और 3 मेरा सही है और एक गलत है। एक गलत हो गया, 2 और 3 सही है। तो 2, 3 सही है, एक गलत है, इसमें कौन मैच कर रहा है, डेट इज 2, 3, 4, डेट इज मीन्स 4 भी सही है। फ्रीजिंग में भी ये होता है। फिल्ट्रेशन में होता है बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए यूज होता है। फिल्ट्रेशन का कहा क्यों यूज किया था, बैक्टीरिया टू रिमूव द बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन में होता है, डिसइंफेक्शन में हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं, जो लास्ट प्रोसेस होता है। इस तरह से देखा जाए तो सेलिनिटी है या साल्ट में जो रिड्यूस होता है किस में होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। 2 तरह से हो गया, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, दोनों में जो होता है सेलिनिटी जो है रिड्यूस होता है। सेलिनिटी को अगर मैक्सिमम देखा जाए
तो मैक्सिमम सैलिनिटी जो होता है सी वाटर के लिए 35% होता है, 35% सी वाटर के लिए होता है, और अगर रिवर में देखा जाए तो 0.5% होता है। अब इसमें परसेंटेज जो होता है पीपीटी में से परसेंटेज पार्ट पर 1000 निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 36 नंबर। 36 नंबर क्या कर रहा है, क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय द, तो स्लो सैंड फिल्टर का जो क्लीनिंग है वो किससे कैसे किया जाता है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, रिवर्स जो होता है रिवर्सिंग डायरेक्शन करते हैं किस में, रिवर्सिंग जो होता है जब ये होता है तो रैपिड में होता है, मीन्स रैपिड फ्लो होता है, रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है उसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सैंड स्लो सैंड पूछ रहा है, तो स्लो सैंड में रिवर्स नहीं होता, मीन्स एक गलत है। पासिंग एयर थ्रू द फिल्टर, अगर एयर पास करते हैं तो एयर पासिंग जो होता है ये भी होता है रैपिड में होता है, तो ये गलत हो गया। पासिंग ए सोल्यूशन ऑफ एलम एंड लाइम थ्रू द फिल्टर, पासिंग ए सोल्यूशन ऑफ एलम एंड लाइम, पासिंग द सोल्यूशन ऑफ एयर एंड लाइम, नहीं ये भी इसमें नहीं है, जो स्क्रैपिंग के बेसिस में होता है, मीन्स स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर। स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर को हटाते हैं, उसके बाद इसको जो वाटर को एडमिट करते हैं इस तरह से इसमें क्लीन करते हैं, दैट इज डी जो इसका हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो कह सकते हैं जो क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड की, क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड जो हो गया, क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर में किस तरह करते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या कर रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन के समय जो फ्लोइंग कंपाउंड है, जो दिया हुआ कंपाउंड है इसमें से सीक्वेंस पूछ रहा है, कौन पहले बनेगा और कौन बाद में बनेगा। तो सबसे पहले कौन बनेगा वो देखना है। तो सबसे पहले क्लोरिनेशन कहते हैं, क्लोरिनेशन जो होता है क्या क्या कर रहा है, अमोनिया प्रेजेंट है, मीन्स अमोनिया प्रेजेंट है तो क्लोरिनेशन कर रहते हैं। तो अमोनिया का जानते हैं क्या होता है, NH3 जब इसको क्लोरिनेशन करते हैं, NH3 को जब HOCl से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, NH2Cl प्लस, यहाँ से क्लोरिनेशन इसको करवाते हैं, अगर देखते हैं इसको तो अमोनिया मेरा NH3 हो गया, प्लस में HOCl से रिएक्शन किए तो क्या बनेगा, इसमें NH3 था तो NH2Cl प्लस H2O बन जाएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन मेरा क्या आ गया, NH2Cl हो गया, NH2Cl तो सबसे पहले मेरा 2 बनेगा। नेक्स्ट में क्या बनेगा, फिर से अगर NH2 को फिर से अगर हम लोग NH2Cl को रिएक्शन करवाते हैं HOCl से तो इस बार क्या बनेगा, 2 है तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, तो NHCl2 प्लस H2O, तो सेकंड फॉर्मेशन मेरा हो गया NHCl2। अभी थर्ड में क्या बन जाएगा, तो NCl3 बन जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि सबसे पहले मेरा बन जाएगा NH2Cl, दूसरे में क्या बन गया, सेकंड में बन गया NHCl2 और थर्ड में क्या बन गया, NHCl3। सबसे बेस्ट इसमें यही है कि NH3 जो अमोनिया है इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, HOCl से, तो इसमें फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले NH2 हो रहा था, NH2Cl प्लस H2O बन रहा था। तो सबसे पहला फॉर्मेशन जो मेरा हुआ था NH2Cl हुआ था, फिर सेकंड में NHCl2 हुआ था, थर्ड में दैट इज थर्ड, फर्स्ट इज सेकंड। तो कह सकते हैं 2 3 1, सीक्वेंस ये हो गया 2 3 1, दैट इज 2 3 1 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, 1 to 38 नंबर मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में देखते हैं क्या कर रहा है। मैचिंग में दिया हुआ फ्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड टेस्ट एंड ऑर्डर। तो मैग्नीज जो है फ्लोराइड हम लोग जानते हैं कि इसका लिमिट कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मैग्नीशियम टेस्ट एंड ऑर्डर कितना होता है, 1 से 3 टन तक होता है। TON इसका यूनिट होता है। तो इसको एक्टिवेटेड कार्बन से रिमूव करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन से क्या होता है, टेस्ट एंड ऑर्डर। तो एक्टिवेटेड कार्बन किस में दिया हुआ, दैट इज ए इसका एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। फ्लोराइड नलकुंडा टेक्निक से रिमूव किया जाता है, नलकुंडा मेथड के द्वारा भी रिमूव किया जाता है। तो नलकुंडा मेथड से दोबारा फ्लोराइड को रिमूव किया जाता है, तो नलकुंडा टेक्निक इसमें नहीं। दूसरा है एक्टिवेटेड एलम, उसमें जो यूज होता है वो एक्टिवेटेड एलम होता है, दैट इज बी हो गया। मैग्नीज हो गया मैग्नीजियोलाइट। इस तरह से मैच कर सकते हैं मेरा, तो सही सीक्वेंस हो गया। फ्लोराइड के लिए एक्टिवेटेड एलम, टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए एक्टिवेटेड कार्बन, मैग्नीज के लिए मैग्नीज जियोलाइट। अगर फ्लोराइड का लिमिट देखा जाए तो 1 से लेकर के 1.5 तक, 1 से लेकर 1.5 तक। टेस्ट एंड ऑर्डर का देखा जाए तो इसका जो लिमिट होता है 1 से लेकर के 3 टन तक होता है, TON। तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा मैचिंग का, 1 का 2, बी का 3 और सी का 1, मीन्स 2 3 1। 2 3 का ऑप्शन देख लेते हैं किसमें, 2 3 1, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 39 नंबर क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। बोल रहा है कि इसमें नोट कौन सा मैच नहीं, तो चेक वाल्व को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं। तो चेक वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जो चेक वाल्व का यूज जो किया जाता है
चेक वाल्व का यूज किया जाता है कहाँ पे, तो ऑल डायरेक्शन में वाटर को चेक करने के लिए। नहीं, ऑल डायरेक्शन में नहीं होता है, जब भी होता है चेक वाल्व तो हमेशा वन डायरेक्शन में होता है। इसको लिए रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं। इसको प्रोवाइड किया जाता है फंक्शन पे, फंक्शन हेड पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। और चेक वाल्व को रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं। इसका जो हमें जब भी फ्लो होता है वाटर तो ओनली वन डायरेक्शन में होता है, जब भी होगा तो ओनली वन डायरेक्शन होता है, डायोड की तरह। जिस तरह से डायोड काम करता है उस तरह से ये भी सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो मेरा पहला ही गलत हो गया। इससे तो यही है कि पहला गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लें, स्लूस वाल्व। स्लूस वाल्व को और क्या बोलते हैं? स्लूस वाल्व को हम लोग गेट वाल्व भी बोलते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को, ठीक है, गेट पे है। एयर वाल्व को ही हम लोग सेफ्टी वाल्व भी बोलते हैं। सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। तो इसका काम क्या? रिलीज द एयर, रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर। जो एयर था ब्लास्ट होने से या वाटर प्रेशर होने से बचाता है, इसको सेफ्टी वाल्व कहते हैं। स्कोर वाल्व, स्कोर वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेन वाल्व भी बोलते हैं। इसको हम लोग ड्रेन वाल्व भी बोलते हैं। जो मतलब बॉटम लेवल पे या बॉटम लेवल पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। एयर वाल्व को जो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? सबमिट पॉइंट पे। ये सबमिट पॉइंट पे होता है, ये लोअर पॉइंट पे होता है, जिसको रिमूव द शील्ड द पाइप, ठीक है। तो स्कोर वाल्व का हम लोग क्या यूज करते हैं? स्कोर वाल्व का यूज किया जाता है रिमूव द शील्ड, इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको ड्रेन वाल्व भी बोलते हैं। जब भी प्रोवाइड होता है तो लोअर लेयर पे होता है। एयर वाल्व को सेफ्टी वाल्व भी बोलते हैं। सेफ्टी वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है सबमिट पॉइंट पे, मीन्स ऊपर पॉइंट पे, टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर। स्लूस वाल्व को हम लोग गेट वाल्व भी बोलते हैं। इसको जो प्रोवाइड किया जाता है गेट पे प्रोवाइड होता है, मीन्स स्टार्टिंग एंड पे प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं स्लूस वाल्व। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर। चेक वाल्व को प्रोवाइड, इसको हम रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं। और इसको जो प्रोवाइड किया जाता है वन डायरेक्शन फ्लो के लिए होता है, वन डायरेक्शन के लिए। इसमें ऑल डायरेक्शन दिया होता है, इसलिए गलत है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा एक ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 40 क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वाटर विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाटर है जिसमें टर्बिडिटी मैक्सिमम होगा। टर्बिडिटी मैक्सिमम होगा, टर्बिडिटी मैक्सिमम जो होता है रिवर वाटर में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट स्टेबलाइजेशन, क्या बोल रहा है? द बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। पॉन्ड का जो स्टेबलाइजेशन होता है जो बेस्ट क्या से होता है, तो पॉन्ड में होता है तो एरोबिक भी हो सकता है, एनोरोबिक भी हो सकता है, फेकुलेटिव भी हो सकता है। इसमें पॉन्ड में तीनों तरह का होता है। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैन बी बेस्ट। तो स्टेबलाइजेशन जो पॉन्ड का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो एरोबिक भी है, एनोरोबिक भी है और फेकुलेट भी है। एनोरोबिक क्या होता है? एरोबिक होता है जब ऑक्सीजन मेरा प्रजेंट है। एनोरोबिक क्या होता है? जब ऑक्सीजन नॉट प्रजेंट है। मीन्स कह सकते हैं कि एरोबिक प्रोसेस होता है O2 के प्रजेंट में, ठीक है। एनोरोबिक होता है नॉट प्रजेंट O2। और फेकुलेटिव कब होता है? प्रजेंट या अब्सेंट, प्रजेंट या अब्सेंस दोनों के प्रजेंट में होता है, उसको फेकुलेटिव बोलते हैं। तो एरोबिक हो गया O2 के प्रजेंट में, एनोरोबिक हो गया इन द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो पॉन्ड का स्टेबलाइजेशन हो गया वो किसी में कर सकता है, दैट इज देश का अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या करा? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देना कि विच ऑफ द फ्लोइंग पूछा नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच बीओडी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। बीओडी जो है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज देता है, सही है, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज देता है। मेथेन, मेथेन प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। मेथेन जो है, मेथेन प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो मेथेन जो है प्रोडक्ट देता है कौन सा? एनारोबिक डिकम्पोजिशन का। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ये भी सही है। सीओडी बायोडिग्रेडेबल ऑफ बेस्ट वाटर। बायोडिग्रेडेबल नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, केमिकली बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इस तरह से मेरा कह सकते हैं कि ये डी मेरा गलत। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है? ये इसका एक बीमारी होता है नाइट्रेट की कमी से, होता है ब्लू बेबी डेज। ब्लू बेबी डिजीज होता है, ब्लू बेबी डिजीज इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है मेथेमोग्लोबिनोमिया, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रेट का, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज। तो ये नाइट्रेट की कमी से होता है, तो मेथेमोग्लोबिनिया सही है। इसी का दूसरा नाम भी होता है ब्लू बेबी डिजीज। सीओडी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए गलत है। मेथेन प्रोडक्ट ऑफ एनोबिक कंपाउंड एक सही है। बीओडी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज का, सीवेज का स्ट्रेंथ होता है बीओडी, दैट इज ये सही है, बी सही है और डी सही है, बट डी सी मेरा गलत है। तो यहाँ से कब पूछ रहा था नॉट करेक्ट मैच, तो सीओडी ये करेक्ट मैच नहीं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा प्लीज। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस, द फ्लोइंग आर द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस दिया हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट का, ये दिया हुआ किसका? सीवेज ट्रीटमेंट का। पूछ रहा है बेन only preliminary treatment is to be given for sewage. Select the required treatment process including their
करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन तो ये है, एक सीवेज ट्रीटमेंट करना है। सीवेज ट्रीटमेंट में वो भी सिर्फ प्रिलिमिनरी पूछ रहा है, सिर्फ प्रिलिमिनरी पूछ रहा है। 3 तरह का होता है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी होता है, इसके बाद करेंगे तो प्राइमरी होता है, इसके बाद होता है वो सेकेंडरी होता है। तो पहला प्रीलिमिनरी होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी होता है, या प्री भी कर सकते हैं इसको, प्रीलिमिनरी जो होता है उसके बाद हम लोग प्राइमरी कर सकते हैं, इसके बाद होता है सेकेंडरी। तो प्रीलिमिनरी में जो स्टेप होता है वो कौन कौन सा होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो प्रीलिमिनरी में जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद होता है कम्युनिकेटर होता है, इसके बाद जो होता है ग्रिड चेम्बर यूज किया जाता है, इसके बाद जो होता है एक स्कीमिंग होता है। ये चारों जो प्रोसेस हो गया किस में हो गया, प्रीलिमिनरी में हो गया। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी, प्राइमरी नहीं, प्रीलिमिनरी में हो गया। पहला स्क्रीनिंग, उसके बाद कम्युनिकेटर, उसके बाद ग्रिड चेम्बर, उसके बाद स्कीमिंग। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहला इसमें सिर्फ प्रीलिमिनरी का ही पूछ रहा है। तो प्रीलिमिनरी में कौन सा होगा, सबसे पहला स्क्रीनिंग था मेरा, उसके बाद मेरा कम्युनिकेटर था, कम्युनिकेटर इसमें नहीं है तो ग्रिड चेम्बर है, तो ग्रिड चेम्बर यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा क्या था, स्कीमिंग था। स्कीमिंग से ग्रीस वगैरह रिमूव किया जाता है। स्क्रीनिंग से जो लार्ज पार्टिकल है, लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल, उसको रिमूव करते हैं। तो स्कीमिंग जो ग्रीस पार्टिकल हो गया, अगर ग्रीस टाइप का होगा, ग्रीस एंड ऑयल रिमूव करने के लिए तो स्कीमिंग करते हैं। स्कीमिंग प्रोसेस से वो रिमूव होता है। स्कीमिंग से जो रिमूव होता है वो होता है ग्रीस और ऑयल, ग्रीस प्लस ऑयल अगर रहेगा तो स्कीमिंग प्रोसेस से रिमूव करते हैं। तो प्रीलिमिनरी की अगर पूछा था, प्रीलिमिनरी सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला मेरा स्क्रीनिंग हो जाएगा, उसके बाद ग्रिड रिमूवल। तो दूसरा कौन सा होगा इसमें, ग्रिड रिमूवल। प्राइमरी सेडिमेंटेशन अलग होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन अलग होता है। तो प्रीलिमिनरी में जो आएगा, प्रीलिमिनरी में इसमें यही दो आएगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी का हम लोग देखें कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद ग्रिड चेम्बर कर सकते हैं, या कम्युनिकेटर एक प्रोसेस होता है, एक ग्रिड बोल सकते हैं। इसके बाद जो होता है वो स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग नहीं है तो सबसे पहले ये, फिर सेकंड, ये थर्ड। तो स्कीमिंग और ये, तो 2 और 3 हो गया। तो ऑप्शन इसमें मेरा 2 3 सही हो गया। और अगर प्राइमरी पूछा जाए, तो प्राइमरी में मेरा कौन सा होता है, प्राइमरी में मेरा सेडिमेंटेशन होता है। सबसे पहला टर्म होता है प्राइमरी का, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद होता है स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी का होता है। उसके बाद सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी का जो होता है, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन सा होता है, बायोलॉजिकल में क्या होता है, तो सबसे पहले होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, उसके बाद होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कम्युनिकेटर, इसके बाद बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसके बाद एक होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ये जो होता है चारों जो होता है, और ये होता है एरोबिक प्रोसेस। ये एरोबिक प्रोसेस हो गया। तो इसको अगर और डिटेल्स में देखें तो अगर सेकेंडरी का देखा जाए, सेकेंडरी में वो भी एरोबिक का, इसमें दो होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले होता है मेरा ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर आरबीसी इसको बोल सकते हैं, एक होता है एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इस चारों जो होता है वो एरोबिक प्रोसेस होता है। उसमें भी ये जो दो होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर और आरबीसी, ये अटैच होता है, ये अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम। और एएसपी मीन्स एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है ये सस्पेंडेड होता है, तो ये हो गया 4 जो हो गया वो एरोबिक हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी में भी और होता है, वो एनारोबिक होता है। और अनएरोबिक में अगर देखा जाए तो उसमें होता है क्या, सेप्टिक टैंक, इमोफ टैंक होता है, सेप्टिक टैंक, इमोफ टैंक, ये दोनों जो होता है एनारोबिक प्रोसेस है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोसेस में 6 इंपॉर्टेंट जो देख लिए। सेकेंडरी प्रोसेस को अगर देखा जाए तो 6 इंपॉर्टेंट क्या देखें, पहला ट्रिकलिंग फिल्टर, आरबीसी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक, इमोफ टैंक। ठीक है, इमोफ टैंक एंड सेप्टिक टैंक कौन सा हो गया, एनारोबिक हो गया, और बाकी ऊपर जो 4 दिया वो एरोबिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन वाज द बाटर एक्ट इनएक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में
वाटर एक्ट कब लाया गया था वो पूछ रहा था। प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल द पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल और रोकने के लिए कौन सा जो एक्ट आया था वाटर एक्ट, वो कब आया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, तो वो 1974 में लाया गया था। 1974 में आया था वाटर एक्ट, दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द एंट्री ऑफ फुल स्मेलिंग गैस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड। तो जो एंट्री होता है फुल गैसेस का स्मेल का बाहर से, वो हाउस में रोकने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग एंटी सफोनिज पाइप यूज कर रहे थे। तो प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल ऑफ द फिक्सर providing water seal for all the fixture and the vent pipe in the plumbing system, providing sufficient vent pipe in the plumbing system। इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर जो मेन होगा वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यूज करें, इसमें से कौन सा यूज करें। तो हम लोग जानते हैं कि फुल गैस रोकने के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो अगर वी पाइप का यूज किया जाए, मीन्स वेंट पाइप का यूज किया जाए तो कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर सील ऑफ ऑल, वाटर सील को यूज करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल द फिक्सर एंड वेंट पाइप को अगर यूज करेंगे तो वेंट पाइप का इससे जो फ्यूल स्मेलिंग है वो हाउस में नहीं आएगा। तो प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम, तो वाटर सील और वाटर सील प्लस वेंट पाइप दोनों को प्रोवाइड कर देंगे। तो जो मेरा फ्यूल गैसेस है इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम सीवर, जो हाउस में जो फुल गैस स्मेलिंग आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंगलमैन स्केल क्या मेजर करता है वो पूछ रहा था। रिंगलमैन क्या स्केल क्या इसको यूज करता है? और स्मोक का डेंसिटी यूज करता है, मतलब मेजर किया जाता है ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। रिंगलमैन स्केल द्वारा क्या मेजर किया जाता है? ग्रेट डेंसिटी ऑफ ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोफिकेशन जो होता है न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है। ये हमेशा याद रखना, न्यूट्रिएंट का जो कमी होगा उसकी वजह से होता है, नहीं सॉरी, न्यूट्रिएंट का जो बढ़ने से वजह से होता है। तो इसमें देखा जाए एट्रोफिकेशन जो है ये न्यूट्रिएंट से संबंधित है, ये जो संबंधित है और न्यूट्रिएंट से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। एट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉज्ड बाय, एट्रोफिकेशन किसके वजह से होता है वो पूछा। डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक से नहीं होता। एक एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट, हाँ अगर डिस्चार्ज का एक्सेसिव कर दिया जाए डिस्चार्ज तो मेरा एट्रोफिकेशन हो सकता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन क्या कर रहा है। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ, जो किसी सॉलिड का डिस्पोजल नहीं होता, नॉन डिस्पोजल होता है, तो उससे क्या मतलब क्या जनरेट होता है। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज स्प्रेड, वो कौन सा बीमारी को पैदा करता है वो पूछ रहा है। तो इसे कौन सा बीमारी है या कौन सा जो है वो डेवलप होता है। तो नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया तो एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है, एमएलजी मॉस्किटो के द्वारा। रोडेंट रिलेटेड टाइफाइड एंड डेंसिटी वाटरबोर्न डिजीज है। ये मलेरिया जो हो गया एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है। टाइफाइड एंड डेंसिटी क्या होता है? वाटरबोर्न डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है जो वाटरबोर्न डिजीज है, ठीक है। एक बचा रोटेंट रिलेटेड प्लोगी, जो रोटेंट रिलेटेड जो है वो होता है नॉन डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट की वजह से जो रिमूव नहीं होता, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से याद कर सकते हैं ये जो होगा एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से हुआ था। टाइफाइड एंड डेंसिटी और एक कोलेरा दोनों जो होता है वाटर बोर्न डिजीज है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा 249 नंबर क्या था। फ्लोविंग स्टेप इन्वॉल्व इन द मेकिंग ए स्पिगेट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पिगेट एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ यूज करते हैं? कास्ट आयरन पाइप में यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि स्पिगेट एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ कास्ट आयरन पाइप यूज इन द वाटर सप्लाई सिस्टम। तो ये वाटर सप्लाई पाइप है, कास्ट आयरन पाइप है, उसमें स्पिगेट और सॉकेट जॉइंट यूज किया जा रहा है। तो उसका प्रोसेस पूछ रहा है, कौन सा प्रोसेस है, स्टेप इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या कर रहा है। तो सबसे पहला इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, कोई स्टेप का क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं, छोटा इसको करेंगे तब दिखेगा। ट्रैप आस्क ट्रेड गैस्केट और हेम्प yarn is burned around the spigot. The spigot end is center into the socket end of preceding pipe. A jointing ring is placed around the barrel and against the face of the rocket. Jointing ring प्रोवाइड करते हैं। The gasket or hemp yarn is chalked
slightly. Molten pig lead is poured and then chalk. तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा पढ़ने के बाद तो ये है कि जॉइंट जो है स्पिगेट एंड जो है उसको पहले सेंटर इनटू द सॉकेट एंड प्रोसीडिंग करेंगे। सबसे पहले इसको सेंटर करेंगे। द स्पिगेट एंड एंड इज सेंटर्ड इनटू द सॉकेट, मतलब स्पिगेट एंड और सॉकेट को एक सेंटर लाइन में लाएंगे और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। दैट इज सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हो गया इसको सेंटर पे करेंगे। दैट इज फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर हम हेम्प यार्न इज बार्ब अराउंड द स्पिगेट, एक हेम्प यार्न है उसको लगाएंगे किसके, स्पिगेट के राउंड में। दो सेकंड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करें ए ज्वाइनिंग रिंग इज प्लेस्ड, हाँ एक रिंग प्रोवाइड करेंगे कहाँ, बट अगेंस्ट द फेस ऑफ द सॉकेट, सॉकेट के फेस में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, गैस्केट या हेम्प यार्न इज चॉक, फिर इसको जो हेम्प यार्न है उसको चॉक करेंगे स्लाइटली। एंड मोल्टन पिग हेड इज poured एंड देन चॉक्ड, इसको पहले उसके बाद मोल्टन पिग को हेड करेंगे। दैट इज ये मेरा लास्ट स्टेप हो गया। मीन्स 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, दैट इज बी, ये करेक्ट स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। फाइन ग्रेवल, वेरी फाइन ग्रेवल, सिल्ट एंड प्योरली क्ले। तो हम लोग जानते हैं जो साइज होता है, ये साइज दिया हुआ है। तो सब फाइन ग्रेवल ग्रेवल है, तो ग्रेवल का साइज सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा उसे देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा साइज मेरा देख रहे हैं कि सबसे बड़ा साइज इसमें कौन आ रहा है, तो फाइन ग्रेवल 100 से लेकर 1000, तो ये मेरा फाइन ग्रेवल का 3 हो गया। वेरी फाइन सैंड, तो फाइन सैंड है तो ग्रेवल से थोड़ा छोटा होता है, सैंड उससे छोटा होता है, सिल्ट उससे छोटा है। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले ग्रेवल होता है, ग्रेवल के बाद सैंड होता है, सैंड के बाद सिल्ट होता है, सिल्ट से छोटा क्ले होता है। तो सबसे छोटा मेरा क्ले होता है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा रहा है, क्ले का देखा जाए तो क्ले का सबसे छोटा 4 हो जाएगा, मीन सी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फाइन ग्रेवल का साइज जो हो गया सबसे बड़ा 100 से 1000, वेरी फाइन सैंड उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 1 से लेकर 10 तक, सिल्ट सिल्ट हो गया 0.1 से 0.01 तक, क्ले हो गया 10⁻⁵ टू 10⁻⁶। तो इस तरह से देखा जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा वेरी फाइन 1, सिल्ट हो जाएगा 2 और क्ले हो गया 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 3 1 3 1 2 4, दैट इज डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजाइन पीरियड आर ट्रू, डिजाइन पीरियड में कौन सा सही है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कौन सा सही है। इट इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो डिजाइन है, जो डिजाइन पीरियड है उसमें पूछ रहा है कौन सही है। तो इट इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बताता है इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ये सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट एस्पेक्ट लाइक लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड केस एंड एज और डिफिकल्टी और ड्यूरेबिलिटी और लाइफ के बारे में बताता है, तो ये भी सही है। इट टेक इनटू अकाउंट किसके एस्पेक्ट में बताता है, लाइक लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड एज ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मीन्स ये बता रहा है ड्यूरेबिलिटी, डिफिकल्टी एंड लाइफ के बारे में। टाइम डिजाइन पीरियड तो बता रहा था कि इस पीरियड में ये कैसा फील करेगा, कैसा रहेगा किसी भी डिजाइन का, तो ये सही है। इट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्सट्रीम ऑफ रिवर फ्लो, इट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रिवर फ्लो नहीं, ये गलत है। इट इज कंसर्न विथ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता है। टाइम पीरियड जो है इतना टाइम तक है तो इसका फ्यूचर रिक्वायरमेंट बता रहा है। मीन्स ये भी सही है, मीन्स 1 2 और 4 सही है, 3 गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देख रहे हैं 3 गलत था मेरा, तो 3 गलत को छोड़ करके 3 इसको छोड़ दी, इसको छोड़ दी, इसको छोड़ दे, तो मेरा 1 सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर, रिवर जो है सोर्स वाटर का सोर्स है, सप्लाई टू टाउन, मीन्स टाउन में वाटर सप्लाई किया जा रहा है कहाँ से, रिवर से। इट्स वाटर इज वेरी टर्बाइड, हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टर्बिडिटी होता है वो रिवर वाटर में ही होता है, तो ये बोल रहा है इट्स वाटर इज वेरी टर्बाइड एंड पोल्यूटेड। ठीक है, रिवर वाटर सबसे ज़्यादा
टर्बिडिटी होता है रिवर वाटर में, यही बोल रहा है कि रिवर वाटर वेरी टर्बाइड है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू ट्रीटिंग द वाटर, जो इसका जो ट्रीटमेंट है रिवर वाटर का उसका सीक्वेंस पूछ रहा है कौन सा होगा। तो सीक्वेंस देखते हैं क्या होता है। तो सीक्वेंस सबसे पहले कौन सा होगा, फिल्ट्रेशन सबसे लास्ट, फिल्ट्रेशन के बाद पोस्ट क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, प्री रिवर वाटर का ट्रीटमेंट करना। तो स्टेप देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप है। तो सेडिमेंटेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन, जब ज़्यादा पोल्यूटेड है तो सिर्फ सेडिमेंटेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन से काम नहीं चलेगा इसमें। कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से पहले नहीं होता। तो इसका मेन जो स्टेप होता है वो देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है किसी भी का, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एरेशन होता है, एयर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोगुलेशन फ्लूक्लेशन होता है, इसको सेकेंडरी कह सकते हैं, कोगुलेशन फ्लूक्लेशन हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेडिमेंटेशन होता है, इसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद फिल्ट्रेशन हो गया, इसके बाद डिसइंफेक्शन होता है। इस तरह से देख सकते हैं। अगर इसका करेक्ट स्टेप देखा जाए किसी भी वाटर ट्रीटमेंट का, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अगर रॉ वाटर दिया हुआ तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो मेन स्टेप है उसको एक बार देख लेते हैं। SCR मीन्स स्क्रीनिंग, उसके बाद एरेशन, इसके बाद कोगुलेंट एंड फ्लूक्लेंट होता है। इसके बाद देखा जाए कोगुलेंट फ्लूक्लेंट के बाद तो सेडिमेंटेशन होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन में बैक्टीरिया रिमूव किया जाता है, फिल्ट्रेशन हो गया। इसके बाद जो होता है वो डिसइंफेक्शन होता है। तो डिसइंफेक्शन मेरा लास्ट प्रोसेस है, ये याद रखना, डिसइंफेक्शन लास्ट प्रोसेस है। तो अब इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा था स्क्रीनिंग, फिर एरेशन, फिर कोगुलेशन फ्लूक्लेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो फिल्ट्रेशन पहले दिया हुआ सेडिमेंटेशन का, तो ये होगा ना, सिर्फ सेडिमेंटेशन पोस्ट क्लोरिनेशन ये भी नहीं होगा। कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, सिर्फ कोगुलेशन है, सेडिमेंटेशन है एंड पोस्ट क्लोरिनेशन, ये तो सही है, बट ये ज़्यादा ही पोल्यूटेड है तो इसमें फिल्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ टर्बाइड एंड वेरी पोल्यूटेड, क्योंकि दिया हुआ था वेरी टर्बाइड एंड वेरी पोल्यूटेड, तो इसलिए इसमें फिल्ट्रेशन भी ऐड होगा। तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस तो इसमें दिया हुआ है प्री सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, फिर कोगुलेशन, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन भी आ गया, कोगुलेशन फ्लूक्लेशन भी आ गया, सेडिमेंटेशन भी हो गया, पोस्ट क्लोरिनेशन इसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। इसको डिसइंफेक्शन होगा, पोस्ट क्लोरिनेशन को ही डिसइंफेक्शन किया जाता है इससे। तो इस तरह से मेरा एक जो हो गया वो करेक्ट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, इस शेप को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी रेंज को। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो रेंज को इंडिकेट करता है, ये याद रखना। एक होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट तो हो गया, तो रेंज को इंडिकेट करता है। यूनिफॉर्मिटी कर्वेचर होता है वो शेप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, इसको यू इससे इंडिकेट करते हैं, जो D60 डिवाइड बाई D10 का रेशियो होता है, D60/10 इसका, दैट इज D इसका करेक्ट आंसर हो गया। सॉइल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, जीरो हार्डनेस किससे अचीव किया जाता है। तो लाइम सेटअप प्रोसेस जीरो हार्डनेस नहीं देता है, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट नहीं देता है, आयरन एक्सचेंज मेथड जो है जीरो हार्डनेस के लिए सही है, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इन रिलेशन टू द टर्म डिटेंशन पीरियड, पूछ रहा है डिटेंशन पीरियड सेटलिंग टैंक के टर्म में कौन सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू इन रिलेशन टू द टर्म डिटेंशन पीरियड इन सेटलिंग टैंक के डिटेंशन पीरियड के टर्म में कौन इसमें सही है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं इसमें और बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। इट मे बी डिटरमाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाई इन द इनलेट एंड टाइमिंग इट्स अपीयरेंस एट द आउटलेट। अगर किसी सेटलिंग टैंक में एक डाई डाला जाता है और उसको लास्ट आउटलेट पे देखा जाए तो उस टाइम को हम लोग डिटेंशन पीरियड कर सकते हैं, तो ये इसको नहीं करते, मीन्स गलत है ये। तो ग्रेटर द डिटेंशन पीरियड ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ सेटलमेंट। हाँ, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, मीन्स डिटेंशन पीरियड ज़्यादा है तो उसका एफिशिएंसी जो रिमूवल का सुटेबल मटेरियल वो ज़्यादा होगा, मीन्स ये सही है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी यूनिट वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग बेसिन। अगर टाइम होता है, किसका टाइम होता है डिटेंशन पीरियड, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी यूनिट ऑफ वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग बेसिन। किसी को पास करने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं डिटेंशन टाइम, ये सही है। तो नेक्स्ट इसको अगर देखा जाए तो मेरा एक गलत हो गया, दो सही था, तीन सही है। चौथा नंबर देखते हैं। इट इज़ यूजुअली मोर देन द फ्लो
थ्रो पीरियड जो फ्लो होता है इट इज यूजुअली मोर देन, किससे ज़्यादा होता है, किसके ज़्यादा होता है, फ्लो थ्रो पीरियड, जो फ्लो पीरियड है उससे ज़्यादा होता है। तो ये भी जो टेंडेंशियल पीरियड होता है फ्लो पीरियड से ज़्यादा होता है। मीन्स 2 3 4 सही है, एक गलत है, 2 3 4 सही है, एक गलत है, मीन्स बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, मैचिंग का है, मैचिंग दिया हुआ है। डेड एंड सिस्टम हम लोग जानते थे, डेड एंड कहाँ यूज करते हैं, इरेगुलर जब पैटर्न रहता है तब। ग्रिड आयरन कहाँ यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न में। रिंग सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, रिंग सिस्टम जब पेरिफेरियल मूवमेंट हो। तो रेडियल सिस्टम जब आउटवर्ड मूवमेंट हो तो बोलते हैं, लेआउट हो आउटवर्ड करना है तो रेडियल। तो अभी पूछ रहा है इक्वल प्रेशर एंड मल्टीपल फ्लो पाथ, बोथ इकोनॉमी एंड रीजनेबल इक्वल प्रेशर, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैच करना है। तो डेड एंड सिस्टम जो होता है, डेड एंड सिस्टम होता है इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, कितना जो सिंपल होता है, सबसे सिंपल इसको प्रोवाइड करने के लिए इरेगुलर पैटर्न में यूज करते हैं। और डेड एंड सिस्टम को इकोनॉमी और सिंप्लिसिटी के लिए बेस्ट है, दैट इज 1 का 3 हो गया। ग्रिड आयरन सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम जो होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम जो होता है एक इकोनॉमी भी है और रीजनेबल इक्वल प्रेशर भी रहता है। ग्रिड आयरन सिस्टम कहाँ यूज़ करते हैं, जब रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, देखे थे हम लोग, रेक्टेंगुलर पैटर्न में प्रोवाइड करना है तो ग्रिड आयरन यूज़ करते हैं। तो ये इकोनॉमी भी है और इक्वल प्रेशर भी है, दैट इज बी का 2 हो गया। रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम में कौन सा होता है, रिंग सिस्टम में होता है इक्वल प्रेशर एंड मल्टीपल फ्लो पाथ, मतलब जो फ्लो पाथ होता है रिंग सिस्टम का वो मल्टीपल होता है, मल्टीपल डायरेक्शन, ठीक है। और जो रेडियल सिस्टम होता है वो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेडियल सिस्टम जो होता है वो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो इस तरह से इसका अगर आंसर देखा जाए तो 1 का मेरा हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया मेरा इक्वल मल्टीपल पाथ 3, डी का 4, मीन्स 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 2 1 4 किस में दिया हुआ है, 3 2 1 4, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है। हार्डनेस, हार्डनेस हम लोग जानते हैं किस निकालते हैं हम लोग, हार्डनेस निकालने के लिए हम लोग देखे थे कि हार्डनेस का जो था, इसका जो रेंज था अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए 25 से लेकर के 150 तक था मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए ड्रा वाटर के लिए तो इसका हार्डनेस जो होता है वो मैक्सिमम जो रेंज होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट कितना होता है, 45 होता है, 45 से अगर ज़्यादा तो इसमें एक बीमारी हो जाता है ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज एक बीमारी होता है नाइट्रेट के कमी की वजह से, नाइट्रेट के एक्सेस की वजह से होता है ब्लू बेबी डिजीज। तो 45 इसका लिमिट होता है, हार्डनेस का 2000 इसका लिमिट हो गया। तो डी का मेरा 4, बी का मेरा ए का 3, बी का 4। आयरन कॉन्सेंट्रेशन, आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होता है। फ्लूइड का कितना होता है, फ्लूइड होता है 1 से लेकर के 1.5 तक। तो इसी को मिलाना है, स्पेशल रेंज फ्लोराइड का कितना हो गया 1 से लेकर के 1.5, आयरन कॉन्सेंट्रेशन 0.3, नाइट्रेट 45, हार्डनेस जो गया 75 से लेकर के 115 तक होता है, 115 तक होता है। लेकिन अगर रॉ वाटर के लिए पूछा जाए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है और जनरली इसका होता है तो मैक्सिमम इसका जो 200 होता है कॉज फॉर रिजेक्शन। तो डी का मेरा 200 वो ए का हार्डनेस हो गया 200 मिलीग्राम पर लीटर, नाइट्रेट हो गया 45 मिलीग्राम पर लीटर। आयरन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 0.3 इसका मैक्सिमम होता है, तो 0.3 तो 0.1 कर सकते हैं। इसका ये होता है फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 1 से लेकर के 1.5 तक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो 1.5, तो हम लोग बाकी को देख लेते हैं। 1 का 3, बी का 4, तो ऑप्शन देखते हैं 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4 किस में दिया है, 1 का 3, बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ये जानते हैं कि आयरन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, आयरन कॉन्सेंट्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 0.3 होता है, तो 0.5 इसमें होगा नहीं, तो फिर सी का 1 हो गया। सी का 1 किस में दिया हुआ, सी का 1 दिया हुआ, डी ऑटोमेटिक मान लेते हैं क्योंकि डी ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जो होता है 1 से लेकर के 1.5 तक, या तो यहाँ पे 1.5 रहेगा या फिर 1 रहेगा, तो इसको सही मान सकते हैं। या मैक्सिमम दिया हुआ हर चीज़ में, तो फ्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन मिसप्रिंट हो गया हुआ 1.5 होगा, 1.5 होगा, तब ये सही होगा। आयरन के लिए 0.13 हो गया, नाइट्रेट के लिए 45 हो गया, हार्डनेस के लिए 200। तो 3 4 1 2 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का फिर से है। एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड के वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड अभी देखिए इसका जो रेंज होता है 1 से लेकर के 1.5 तक होता है। अगर इससे कम रहेगा तो एब्सेंस होता है, तो इसको कौन सा बीमारी होता है, वो डेंटल कैविटीज होता है, मीन्स डेंटल प्रॉब्लम होने लगता है। तो इससे कह सकते हैं इसका जो बीमारी होगा वो कौन सा होगा, तो डेंटल का प्रॉब्लम होगा। तो इससे कह सकते हैं ये डी हो गया। एक्सेस ऑफ लीड के एक्सेस की वजह से कौन सा होता है, तो एक्सेस ऑफ लीड की वजह से जो होगा, एक्सेस ऑफ लीड की वजह से कौन सा होगा,
वो एनीमिया होता है। लेड के एक एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड, तो ये हो गया 1 से लेकर के 1.5 तक इसका रेंज होता था, इसे डेंटल हो गया प्रॉब्लम। एक्सेस हो गया लीड का, तो एनीमिया होता है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का जो लिमिट होता है 45 होता है, अगर 45 से ज़्यादा होगा तो ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज एक बीमारी होता है, ब्लू बेबी डिजीज, इसको बोलते हैं मेथेमो मेथेमो मेथेमोग्लोबिनेमिया बोलते हैं इसको, दैट इज ये एक्सेस नाइट्रेट की वजह से होता है, दैट इज ए। आयोडीन, आयोडीन की वजह से कौन सा होता है, घेंगा लोग इसको बोलते हैं, या गैट्रोड बोलते हैं, गैट्रोड बोलते हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से गैट्री हो गया, एब्सेंस के वजह फ्लोराइड की वजह से डेंटल हो गया, एक्सेस नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी डिजीज हो गया, ब्लू बेबी डिजीज हो गया, ब्लू बेबी डिजीज होता है, ब्लू बेबी डिजीज इसको बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, एक्सेस ऑफ लीड की वजह से एनीमिया हो गया, तो इस तरह से कह सकते हैं कौन सा हो गया, एक का मेरा 3, बी का लीड की वजह से एनीमिया में 4, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट ब्लू बेबी डिजीज दैट इज 1, एब्सेंस ऑफ आयोडीन की वजह से कौन सा होता है, गैट्रोड, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, दैट इज 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में दिया हुआ, 3 4 1 2 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या कर रहा है, Which of the following determinations are not necessary for a raw butter for a lake for use as a source of supply of butter for boiled feed? बॉयलर फीड को हम बटर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करेंगे, मीन्स जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी पूछ रहा है। क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिटर्मिनेशन आर नॉट नेसेसरी, जो नॉट नेसेसरी है फॉर रा बटर का, रा बटर के लिए, फॉर लेक, लेक से बटर जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर बटर फॉर बॉयलर फील्ड, बॉयलर फीड के लिए हम बटर भेज रहे हैं लेक से, तो इसमें से कौन सा जो है ट्रीटमेंट नहीं करें, नॉट नेसेसरी है, मीन्स उसके लिए ज़रूरी नहीं है, और पूछ रहा है नॉट नेसेसरी फॉर ये, तो नॉट नेसेसरी इसमें क्या होगा, टर्बिडिटी तो कर, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल जो होता है फिल्ट्रेशन के मेथड से होता है, फिल्ट्रेशन मेथड से निकालते हैं या फिल्टर मेथड कर सकते हैं इसको, तो बैक्टीरिया पीने में यूज़ होता है, लेकिन बॉयलर फीड में जा रहा है तो बैक्टीरिया का इसमें ज़रूरत नहीं है, तो कह सकते हैं कि 2 नंबर नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका 3 को दिया हुआ, मीन्स एक इसमें कोई नहीं है, तो एक को नहीं है, तो सिर्फ बैक्टीरिया जो होता है वो बॉयलर फीड में नहीं कर सकते, मीन्स 2 को छोड़ कर बाकी सब होगा, 2 को छोड़ कर बाकी किस में है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, तो ये तीनों नहीं होगा, 3 में नहीं, दैट इज सी इसका करेक्ट होगा। ये जो होगा फिल्ट्रेशन मेथड से निकाला जाता है, बैक्टीरिया रिमूवल कहता है, तो इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी के क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द फ्लो, तो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी जो होता है वो मिनिमम वेलोसिटी है फ्लो का रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड, जो मेंटेन करे, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो का मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड, नहीं, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, मैक्सिमम तो होता नहीं, सच फ्लो वेलोसिटी as would be sufficient to flush out any deposit solid in the sewer, मीन्स वैसा वेलोसिटी हो जो किसी भी जो डिस्पोजिट मटेरियल है, डिस्पोजिट सॉलिड है, उसको फ्लश आउट कर सके, उसी को बोलते हैं सेल्फ क्लेंजिंग, मीन्स सेल्फ क्लेंजिंग, तो सेल्फ से क्लियर करे, उसी को बोलते हैं सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी। तो एनी हो रहा है ऐसा वेलोसिटी जो है सफिशियंट है किसको फ्लश आउट करने में डिपोजिट सॉलिड को, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, फ्लोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन लेइंग सीवर, सीवर को बिछाने में, जो लेइंग करने में कौन सा जो है प्रोसेस है, वो कौन कौन सा स्टेप है, उसको सीक्वेंस पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, कौन सा होगा, तो सबसे पहले क्या कहता है, ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर, पढ़ लेते हैं पहले, ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, सेटिंग साइड रेल को सेट करेंगे, ड्राइविंग पेग्स टू लेवल ऑफ द इन्वर्ट लाइन ऑफ द सीवर, प्लेसिंग द सीवर इन ट्रेंच, और सबसे पहला जो स्टेप इसमें होगा, सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, तो सेटिंग करेंगे किसका, सेटिंग द साइड रेल को सेट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, साइड रेल को सेट करने के बाद ड्राइविंग पेग को डालेंगे, सेटिंग द साइड रेल ओवर द ट्रेंच, ड्राइविंग पेग्स द लेवल पे डालेंगे, द इन्वर्ट द लाइन ऑफ द सीवर, इसको इन्वर्टेड करके इसको डालते हैं, बॉर्निंग रड यूज होता है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले साइड रेल हो गया, या वार्निंग रेड भी बोलते हैं इसको, ओवर द ट्रेन, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड में कौन सा होगा, ड्राइविंग पेग्स टू द लेवल ऑफ द इन्वर्ट लाइन, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में कौन सा हो गया,
प्लेसिंग द सीवर इन द ट्रेंच, नहीं ट्रेंच में प्लेसिंग कब करें, सबसे लास्ट में होता है, जब लेवल कर लेंगे उसके बाद हम लोग सीवर को प्लेस करते हैं। तो ट्रांसफेरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर इन द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, तो सेंटर लाइन को उसको ट्रांसफर करेंगे, दैट इज थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप मेरा सीवर को प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट मेरा हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर 1 4, मीन्स 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4 स्टेप हो गया मेरा। तो 2 3 1 4 देख लेते हैं किसमें, 2 3 1 4, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ग्रिड चेंबर ऑफ डायमेंशंस, ग्रिड चेंबर है, ठीक है, डायमेंशन दिया हुआ 12 मीटर, 1.5 मीटर, 0.8 मीटर, लिक्विड डेप्थ हैज फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर, इट्स सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम। इसमें पूछ रहा है कि सरफेस लोडिंग रेट कितना है। तो सरफेस लोडिंग रेट कितना होता है, सरफेस लोडिंग रेट निकाला जाए तो जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में इसका एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा। डिस्चार्ज मेरा 720 दिया हुआ है और मीटर क्यूब पर आवर में दिया हुआ है। एरिया से डिवाइड करते एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ और बिर्थ मीन्स 12 इंटू 1.5, तो इसको ये मीटर में है, वही मीटर में कट गया, तो यहाँ से वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 12 72 15 चौको 60 मीन्स 40 आवर। यहाँ से जो लोडिंग रेट जो आया, लोडिंग का जो रेट आया वो क्या आ रहा है, लोडिंग रेट जो आया मेरा, सरफेस लोडिंग रेट वो आ रहा है 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर को ऑप्शन मिल रहा है 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज सी का आधा पार्ट मिला। अब सेकंड देखते हैं डिटेंशन पीरियड। तो इसको और बढ़ा कर अगर लीटर, एक ऑप्शन लीटर में भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन लीटर में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में कितना हो जाएगा, तो 40 को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 का मतलब ये हो जाएगा 40,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए जो सरफेस लोडिंग रेट जो हो गया वो ये 40 आ गया मेरा मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसी को दूसरा फॉर्म में लिखेंगे तो 40,000 आ गया, वो लीटर में आ गया, लीटर पर आवर पर मीटर क्यूब। तो मेरा ये भी सही है और ये भी सही है, मीन्स 40,000 इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। अब देखते हैं टाइम से, टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या आता है, पहले टाइम निकालते हैं, डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटेंशन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। जो वॉल्यूम है और डिस्चार्ज जो है इसको डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितना मेरा हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 में डिवाइड कर रहे हैं किससे, 720 से। तो 720 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा जो आ रहा है 0.02 आवर, लेकिन जो टाइम दिया हुआ मिनट में दिया हुआ है, तो जो मेरा डिटेंशन टाइम आया वो 0.02 आवर आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 14 12 मीन्स 1.2 मिनट, तो ऑप्शन 1.2 मिनट आ गया। तो 1.2 मिनट इसमें दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। डिटेंशन टाइम ये सही है। और जो फ्लो रेट मेरा आया था 40 मीटर क्यूब पर आवर आया था, 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन लीटर फॉर्म में आया था 40,000, तो 40,000 ये हो गया और ये 1.2 मिनट हो गया, दैट इज मेरा डी सही है। अप्रोप्रिएट आंसर डी सही है। खाली यहाँ पर ध्यान देना डायमेंशन से, इसमें डायमेंशन कौन सा लगा हुआ है। ये तो मिनट में निकल गया तो ऑटोमेटिक 1.2 आ गया, या तो ये सही होगा तो ये सही होगा। उसके बाद 40 मेरा मीटर क्यूब में आया था, तो मीटर क्यूब में इसमें ऑप्शन होता है, इसमें 1.2 नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। इसको कन्वर्ट किए लीटर में तो मेरा डी सही हो गया। करना कुछ नहीं था, सबसे पहले SLR का वैल्यू निकाल देना है सरफेस लोडिंग रेट का। इसको निकालने के लिए डिस्चार्ज बाई एरिया कर दिए। दूसरा में टाइम निकालना था, टाइम निकालने के लिए वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज कर दिया, दोनों का वैल्यू निकाल दिया, वहाँ से आंसर मेरा आ गया। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। मैचिंग में क्या करा, लार्ज फ्लोटिंग मैटर, जो लार्जर जो फ्लोटिंग मैटर है उसको किससे रिमूव करते हैं, तो लार्जर फ्लोटिंग मैटर किससे रिमूव करते हैं, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजोल्व ऑक्सीजन मैटर, 4 को दिया हुआ है, उसको किससे रिमूव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर जो है उसको स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के वजह से उसको स्क्रीनिंग के थ्रू निकालते हैं लार्ज जो फ्लोटिंग मैटर है उसको। तो स्क्रीनिंग मीन्स 1 का 4 हो गया। सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक बोल रहा है, सस्पेंडेड है और इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक के लिए हम लोग कौन सा रिमूव करते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए ग्रिड चैम्बर यूज करते हैं, ग्रिड चैम्बर से रिमूव करते हैं। और अगर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम लोग कौन सा निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम लोग प्राइमरी क्लिफायर यूज करते हैं। और डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए तो फिक्स है मेरा ट्रिकलिंग फिल्टर, TF जो होता है ये एरोबिक प्रोसेस होता है और
अटैच होता है, एरोबिक और अटैच होता है। एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक अटैच प्रोसेस है ट्रिकलिंग फिल्टर। तो हम लोग देख सकते हैं फ्लोटिंग बॉडी कौन सा हो गया स्क्रीनिंग के लिए, तो ए का 4। सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो है सस्पेंडेड है, इनऑर्गेनिक है, तो मेरा हो गया क्या ग्रिड चेंबर दैट इज टी। सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है, अगर यहीं पे अटैच रहता ऑर्गेनिक मैटर तो ट्रिकलिंग फिल्टर हो सकता था, बट यहाँ पे सस्पेंडेड दिया हुआ है, तो सस्पेंडेड के लिए कौन सा होगा, तो प्राइमरी क्लीफायर दैट इज 2। डिजोल्व ऑक्सीजन मैटर, डिजोल्व जो है ऑक्सीजन हो गया, या अटैच बोल सकते हैं इसी को, अटैच ऑर्गेनिक मैटर है, अटैच ऑर्गेनिक मैटर है, तो अटैच ऑर्गेनिक मैटर के लिए ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच के लिए, और सस्पेंडेड के लिए मेरा प्राइमरी क्लीफायर या पीएससी बोल सकते हैं जो सस्पेंडेड के लिए होता है, दैट इज एक इसका ये हो गया। इसी को अगर डिजोल्व की जगह पे मेरा अटैच ऑर्गेनिक मैटर रहता तो कह सकते थे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए मेरा ऑर्गेनिक मैटर के लिए प्राइमरी क्लीफायर, और अटैच रहता तो ट्रिकलिंग फिल्टर। तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, 4 4 4 3 2 1 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्लेम्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग are claimed as the advantages in respect of aerobic sludge digestion as compared to anaerobic process। पूछ रहा है कि एरोबिक किस रिफरेंस में एडवांटेज है इन एनारोबिक का। ये पूछ रहा है कि एरोबिक जो स्लज है डाइजेशन एज कम्पेयर टू एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक में कंपेयर कर रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन कौन सा इसमें ऑप्शन इसका सही है। तो एरोबिक जो होता है लोअर बीओडी कॉन्सेंट्रेशन इन सस्पेंडेड, जो लोअर बीओडी कॉन्सेंट्रेशन जो एरोबिक का होता है वो बीओडी लोअर होता है, दैट इज सही है। प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सेलेंट डिनेचरिंग प्रोपेंसिटी, प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सेलेंट डिनेचरिंग प्रोपेंसिटी पूछ रहा है, तो ये भी सही है। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन तो ज़्यादा इसमें होता है एनारोबिक में होता है। तो बीच ऑफ द फ्लोइंग क्लेम एज एडवांटेज इज रिस्पेक्ट ऑफ एरोबिक स्लज डाइजेशन एज कम्पेयर टू एनारोबिक, तो एरोबिक का पूछ रहा है कि एडवांटेज कौन कौन सा आता है वो पूछ रहा है। तो जो मेथेन का जो प्रोडक्शन होता है लार्ज वो होता है एनारोबिक में, तो ये मेरा गलत हो गया। लेसर ऑपरेशन कॉस्ट, जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है एरोबिक का वो ज़्यादा कम होता है, नहीं ऑपरेशन कॉस्ट जो होता है एरोबिक का वो ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। लेसर कैपिटल कॉस्ट, हाँ कैपिटल कॉस्ट कम होता है, कैपिटल कॉस्ट जो होता है एरोबिक प्रोसेस का वो कम होता है, मीन्स 5 चाहिए। लोअर द बीओडी, एरोबिक का जो बीओडी होता है वो कम होता है, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सेलेंट डिनेचरिंग प्रोपेंसिटी दैट इज, ये भी सही है। मीन्स 1 2 5, 1 2 5 ये 3 और 4 गलत है, क्योंकि मेथिन का फॉर्मेशन नहीं होता है ज़्यादा इसमें, और लेसर ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है इसका। तो मेरा 1 2 5 हो गया, 1 2 5 मेरा डी दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन दिया हुआ, फाइनल दिया हुआ, डाइल्यूशन टू 1% दिया हुआ, तो बीओडी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। पहले भी देखे हैं बीओडी का फॉर्मूला डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम में फाइनल वॉल्यूम इसका जो रेशियो होता है डाइल्यूशन फैक्टर का अगर देखा जाए तो फाइनल, अगर डाइल्यूशन फैक्टर का देखा जाए तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर डाइल्यूशन 1% दिया हुआ है, मीन्स 100/1 हो जाएगा। फाइनल 100 हो गया, 1 दिया हुआ है, डाइल्यूशन तो 1 हो गया, 100/1, तो इसको निकालते हैं सोल्व करके। तो बीओडी जो मेरा हो गया वो कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, फाइनल कितना दिया हुआ है 2, डाइल्यूशन फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा 100/1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 100 बोले तो 8 × 100 बोले तो 800 कौन सा दिया ऑप्शन देख लेते हैं, 800 डी दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। मैचिंग में पूछ रहा है स्लज डिस्पोजल, स्लज डाइजेशन, एरोबिक एक्शन, रिसर्कुलेशन, 4 को दिया हुआ इसमें, और पूछ रहा है कौन कौन सा प्रोसेस कौन होगा। तो स्लज डिस्पोजल जो होता है, स्लज डिस्पोजल जो होता है एक सीडिंग प्रोसेस है, इसको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं, दैट इज सीडिंग प्रोसेस है, ठीक है। स्लज डाइजेशन जो होता है
स्लज डाइजेशन जो होता है, स्लज डाइजेशन जो होता है लैगिंग प्रोसेस है, दैट इज लैगिंग है। एरोबिक एक्शन, एरोबिक एक्शन कहाँ होता है? तो एरोबिक एक्शन मेरा कॉन्टैक्ट बेड में होता है। एरोबिक एक्शन एक्शन कॉन्टैक्ट बेड में होता है। रिसर्कुलेशन बायोफिल्टर, बायोफिल्टर या बायोलॉजिकल फिल्टर इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर में क्या होता है? रिसर्कुलेशन होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि स्लज डिस्पोजल मेरा सीडिंग हो गया 1, स्लज डाइजेशन मेरा कौन सा हो गया? लैगिंग हो गया 3, एरोबिक एक्शन कहाँ हो गया? कॉन्टैक्ट बेड में हो गया 4, रिसर्कुलेशन कहाँ हो गया? बायोलॉजिकल फिल्टर या बायोफिल्टर, इसको बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोलते हैं। रेज 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 1 3 4 2, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है? 67 नंबर, सीवेज सिकनेस। सीवेज सिकनेस क्या होता है? जब पोर होल, सॉइल का जो पोर होल है वो भर जाए, उसको बोलते हैं सीवेज। जब एक्सेस फ्लो होता है सीवेज का, उसके वजह से जो पोर होता है या वॉइड होता है सॉइल में, वो फिल हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है। तो सॉइल का जो पोर हो या वॉइड है, सॉइल वॉइड है, वो क्लॉग्ड हो जाए, मीन्स क्लॉग्ड हो जाए, तो उस समय सीवेज सिकनेस का होता है। सीवेज सिकनेस क्यों होता है? जब एक्सेस सीवेज होता है, एक्सेस सीवेज फ्लो की वजह से जो सॉइल वॉइड है, एक्सेस सीवेज फ्लो की वजह से जो सॉइल वॉइड्स है वो क्लॉग्ड कर जाता है, उसके वजह से सीवेज सिकनेस जनरेट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है सीवेज सिकनेस क्या है? सीवेज कंटेनिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं, सीवेज कंटेनिंग, सीवेज सिकनेस क्या होता है? सीवेज कंटेनिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता। सीवेज इंटर द वाटर सप्लाई सिस्टम, जब सीवेज इंटर करता है वाटर सप्लाई सिस्टम, उसको सीवेज सिकनेस कहते हैं, नहीं ये ना। सीवेज गेट्स क्लोज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड, सीवेज जो होता है क्लॉग कर जाता है, किसके कारण से? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के एक्यूमुलेशन से सीवर अगर क्लॉग कर जाए, उस प्रोसेस को सीवेज सिकनेस कहते हैं, नहीं ये एक्सेसिव सीवेज फ्लो होता है। वॉइड ऑफ सॉइल गेट क्लॉग्ड, हम बोल रहे हैं वॉइड ऑफ सॉइल गेट क्लॉग्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन द पीस ऑफ लैंड, जब सीवेज का फ्लो हो, रेगुलर फ्लो होने लगता है, तो उसके वजह से जो सॉइल वॉइड है वो क्लॉग कर जाता है, इसी को प्रोसेस को लोग सीवेज सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो सीवेज सिकनेस हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा? द डिजाइन ऑफ अ स्टॉर्म सीवर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो बोल रहा है। तो इन डिजाइन ऑफ स्टॉर्म रिवर कर रहा है डिजाइन, तो उस समय जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आता है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है वो पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है किस समय? इन द डिजाइन ऑफ स्टॉर्म बोल रहा है, स्टॉर्म सीवर के समय पे टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा? तो स्टॉर्म सीवर पे टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो रेनफॉल होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट इज ए। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू, सेल्फ प्यूरिफिकेशन में सेल्फ प्यूरिफिकेशन पूछ रहा है, तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाए किसका? रनिंग स्ट्रीम का। जो रनिंग स्ट्रीम है उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन सा स्टेप होगा? तो सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, कोगुलेशन जो सेल्फ नहीं होता इसमें ना, एक कोगुलेंट मिलाया जाता है, दैट इज एलम जो हो गया, एक कोगुलेंट है, तो कोगुलेंट मिलाया जाता है इसमें। तो कोगुलेशन जो होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन में नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक कोगुलेंट मिलाया जाता है, एक कोगुलेंट मिलाया जाता है तब प्रोसेस में, तो कोगुलेंट फ्लोकुलेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं कोगुलेंट मिलाया जाता है। कोगुलेंट जो बेस्ट कोगुलेंट होता है वो एलम होता है। ठीक है, तो कोगुलेशन जो होता है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन में नहीं आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन नहीं है, कोगुलेशन इसमें इसलिए नहीं है, इसमें भी कोगुलेशन दिया होगा इसमें भी नहीं होगा, इसमें दिया होगा इसमें भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑटोमेटिक ऑप्शन मेरा छटा गया, जिसमें कोगुलेशन है उसको हटा करके जो रेस्ट बचा, डाइल्यूशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल इसमें याद यही रखना, जो कोगुलेशन होता है एक कोगुलेंट मिलाया जाता है, बेस्ट कोगुलेंट जो होता है एक एलम होता है, इसको मिलाया जाता है तब कहीं कोगुलेशन प्रोसेस होता है। इस तरह से कोगुलेशन जो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो इसको छोड़ करके बाकी जिसमें नहीं है वो सही है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्पोजल टेक्स आर अचीव्ड बाय द सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक के द्वारा कौन सा अचीव किया जाता है? रिप्रेजेंटेंट एरोबिक स्लैश डाइजेशन, जो सेप्टिक टैंक जो होता है एनएरोबिक प्रोसेस होता है, ये हम लोग जानते हैं सेप्टिक टैंक जो होता है एनएरोबिक प्रोसेस होता है, तो ये तो होगा नहीं, जब भी होता है एनएरोबिक होता है। ठीक है, सेटलिंग एंड एनएरोबिक स्लज, हाँ सेटलिंग एंड एनएरोबिक डाइजेशन ये सही है। एनएरोबिक स्लज स्टेबलाइजेशन, एनएरोबिक स्लज स्टेबलाइजेशन,
एंड 2 मेरा सही है, 3 भी सही है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इफ्लुएंट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इन्फ्लुएंट मीन्स एक गलत है, 2 सही। ऑप्शन देख लेते हैं, एक ये ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, मेरा एक गलत है। फर्स्ट तो गलत हो गया क्योंकि जब भी होगा तो एनएरोबिक होगा, तो एक गलत है, तो एक गलत कर गए तो एक मेरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और 2 सही है। सेटलिंग एंड एरोबिक सेप्टिक टैंक में 2 प्रोसेस होता है, पहला सेटलिंग होता है और दूसरा एरोबिक स्लैश। जो सेप्टिक टैंक अगर देखते हैं, सेप्टिक टैंक में तो 2 प्रोसेस होता है, पहला में क्या होता है, पहला में सेटलिंग होता है, ठीक है, और दूसरा में जो होता है डाइजेशन होता है। उसी तरह से इमोफ टैंक जो होता है, इमोफ टैंक में भी 2 स्टेज होता है, पहला में सेडिमेंटेशन होता है ऊपर वाला में, या इसको एरोबिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन होता है फर्स्ट में, और सेकंड में जो होता है वो डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इमोफ टैंक और सेप्टिक टैंक दोनों सेम तरह का होता है। तो पहला में इसका जो स्टेप होता है, पहला में सेडिमेंटेशन होता है और डाइजेशन होता है इमोफ टैंक में, और सेप्टिक टैंक में पहला में सेटलिंग होता है, सेकंड में डाइजेशन होता है। तो इस तरह से जो मेरा हो गया, पहला सेटलिंग एंड एनोबिक स्लैज डाइजेशन, तो ये सही है मेरा और ये गलत है। तो 2 सही है, सिर्फ 2 एक ही में सही दिख रहा है, मैं 4 भी सही हो, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 रिस्पॉन्सिबल है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन जो है अनबर्न है, उसको यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल जो है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कोई भी ऑक्साइड इसका वो रिस्पॉन्सिबल है। अनबर्न जो पूरा जला नहीं है, अनबर्न है हाइड्रोकार्बन, वो रिस्पॉन्सिबल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन नहीं है। मीन्स 2 गलत है, बाकी सही है। तो पूछ रहा है क्या करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2 छोड़ के बाकी सब आंसर सही है, 2 छोड़ के बाकी सब कही है, 1 2 1 3 4, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मैचिंग का। मैचिंग में क्या पूछ रहा है? मैचिंग का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन, बेस्ट स्क्रैबर एंड एडजॉर्बर। ये 4 दिया हुआ है, कोर्स पार्टिकल, फाइन डस्ट, गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से क्या निकालते हैं, इसको क्या मेजर किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कौन सा निकालते हैं? साइक्लोन्स में कौन सा होता है, और बेट स्क्रैबर और एडजॉर्बर, 4 तरह का दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है सबसे फाइन डस्ट यूज होता है इसमें। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है सबसे फाइन डस्ट होता है, इसको पार्टिकुलर मैटर भी निकालते हैं इससे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फाइन डस्ट यूज होता है इसमें। साइक्लोन जो होता है थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, फाइन जो हुआ इससे थोड़ा बड़ा होता है, उसमें साइक्लोन में आ जाता है, दैट इज ये इसका हो जाएगा। बेट स्क्रैबर जो हो गया, बेट स्क्रैबर जो गैस के लिए हो गया। एडजॉर्बर कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हो गया मेरा फाइन डस्ट के लिए, दैट इज 2। साइक्लोन थोड़ा कोर्स की थोड़ा बड़ा होता है, दैट इज 1। बेट स्क्रैबर गैस के लिए 3। एडजॉर्बर मेरा सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। इसमें दिया हुआ 2 1, ऑप्शन दिया हुआ 2 1 3 4, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन करेक्टली मैच है? तो अभी हम लोग देख रहे थे, ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें से कौन मैच करेक्टली मैच वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन देखे थे, न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड होता है। तो यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन लीडिंग टू द इकोसिस्टम चेंज अकरिंग इन द इंपॉन्डिंग वाटर। तो ये मेरा न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, दैट इज ए मेरा सही मैचिंग है। ऑटोफ्रिज्म क्या होता है? ऑटोफ्रिज्म जो होता है इनऑर्गेनिक के लिए रिलेटेड होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, याद रखना। इसमें पहला तो सही हो गया, दूसरा कब देखते हैं। तो ऑटोफ्रिज्म जो होता है इनऑर्गेनिक के लिए होता है, इनऑर्गेनिक के लिए ऑटोफ्रिज्म, और ऑर्गेनिक के लिए पूछा जाए तो हेट्रोफ्रिज्म। तो पूछ रहा है यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रोडोमिनेंट। Utilization, arrangement and decomposition of complex material predominate. The predominance of fixation of light energy use of simple inorganic substance
एंड बिल्ट अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रीडोमिनेंस और फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक के लिए भी हम लोग देखें क्या था, ऑटोफ्रिज्म था, मीन्स इसका ये सही है। और यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल के लिए या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए अगर कहा जाए तो मेरा ये डिफिनीशन सही है। मीन्स दो का ये होगा और ये सही हो। मीन्स जो इसमें मैचिंग जो है ओनली वन मेरा सही है। ओनली वन मेरा जो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड था, यूट्रोफिकेशन होता है, तो एक का ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का इस तरह से मिला सकते हैं। तो इसमें याद रखना कि ये जो होता है इनऑर्गेनिक के लिए होता है ऑटोफ्रिज्म और ऑर्गेनिक के लिए होता है हेट्रोफ्रिज्म। तो इस तरह से ऑप्शन मेरा ओनली वन हो गया, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइपिकल क्या बोल रहा है, द टिपिकल डेंसिटी इन किलोग्राम kg per cubic meter of well compacted municipal solid waste in landfill in the range of, जो टिपिकल डेंसिटी होता है कॉम्पैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड का वेस्ट का, वो कितना होता है, तो 310 टू 50 तक होता है, दैट इज बेस का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 275 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल आर यूज टू लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। लीचेट मूवमेंट एंड गैस कंट्रोल के लिए कौन सा यूज होता है, लीचेट मूवमेंट और गैस कंट्रोल के लिए कौन सा यूज होता है, सबसे बेस्ट मटेरियल इसमें तो बेंटोनाइट ही है। बेंटोनाइट का यूज होता है। लीचेट मूवमेंट जो होता है, जो लीचेट मूवमेंट होता है उसमें बेंटोनाइट का यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो तीन मेरा सही है, तीन सही है। और लाइम तो यूज नहीं होता, लाइम और सैंड ये दोनों यूज नहीं होता है गैस कंट्रोल में। एक दो गलत है, तीन सही है, तो एक दो गलत है, एक दो गलत है, तो ये होगा नहीं, ये गलत होगा। और तीन सही है, तीन और पाँच सही है, बट इज बटर ब्यूचुअल रबर, तो ये मेरा सही हो गया, तीन और चार पाँच सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टू सोर्स जनरेटेड noise level of 90 decibel and 94 decibel respectively, the cumulative effect of these two noise level on the human ear। बोल रहा है कि पहला नॉइज लेवल दिया 90 और 94, तो इफेक्टिव इसको निकालना है। इसको जोड़ने का एक ट्रिक होता है क्या, कि अगर दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स 90 और 94 दो अगर दिया हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है, तो इसमें जो लास्ट वाला है, मीन्स लास्ट का जो पार्ट है, उसमें से 4 ऐड कर दिया जाता है, सॉरी 3 ऐड करते हैं। अगर गैपिंग जो मेरा डिफरेंस है, अगर जो डिफरेंस है वो 1 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है, तो इसमें जो ऐड कर देते हैं 3 ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर 2 से लेकर के 3 तक वेरी करता है, तो इसमें जो ऐड करते हैं वो 2 ऐड करते हैं। और अगर 4 से लेकर के 8 तक वेरी करता है, तो इसमें जो गैपिंग जो लास्ट जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करते हैं। और 8 से अगर 9 से अगर ग्रेटर है तो उसमें कोई भी ऐड नहीं करते हैं। तो इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है, कि जो पहला टर्म मेरा दिया हुआ था 90 डेसिबल को ऐड करना किस में, 94 में, तो जो दोनों के बीच का गैपिंग कितना है मेरा 4 है, 90 और 94 के बीच में गैपिंग 4 है। तो अभी हम लोग देखें कि 0 से 1 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 4 से 8 के बीच में, और 8 9 से ग्रेटर। तो इस केस में हम लोग कितना ऐड किए थे, इसमें हम लोग 3 ऐड किए थे, इसमें हम लोग 2 ऐड किए थे, इसमें 1 ऐड किए थे, इसमें 0 ऐड किए थे। तो यहाँ पर 4 गैपिंग है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, जो लास्ट मेरा है पार्ट उसमें, मीन्स 94 में 1 ऐड कर देंगे, तो 95 मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो 95 इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया डेसिबल। तो ये ट्रिक्स है इसको याद करने का। अगर यहीं पर अगर मेरा इस तरह से रहता 52 + 52 + 52, अगर ऐड करने का बारी आता 3 को, तो जो तीनों का जो एडिशन होता वो कितना होता, तो इसमें से अभी हम लोग देखें 0 से लेकर के अगर 1 का डिफरेंस है, तो उसमें 3 ऐड करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होता है आंसर वो मेरा 52 + 3 हो जाता है, दैट इज 55। तो इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया, इसमें 90 और 94 के बीच में 4 अंतर था, तो 1 ऐड करेंगे 95। सिंपल याद यही इसमें रखना है कि अगर डिफरेंस जो है 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है, तो हम लोग जो ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है, जो ग्रेटर वाला जो डिजिट है, उसमें ऐड क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे डेसिबल। अगर 2 से लेकर के 3 तक ऐड 2 3 वेरी कर रहा है, या 2 या 3, तो उसके लिए हम लोग 2 ऐड करते हैं इसमें। अगर 3 से ज़्यादा मीन्स 4 और 8 के बीच में वेरी कर रहा है, तो 1 ऐड करते हैं। और 9 से ज़्यादा है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, मीन्स 0 ऐड करते हैं। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो गया
95.5 या 95 भी रहता तो 95 भी कर सकते थे। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसको सोल्व करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। इस पार्ट में हम लोग सोल्व किए हैं 234 से लेकर के 275 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे सोल्व करते हैं, जहाँ तक हो सकता है घंटा में इसको पूरा सोल्व